रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट क्या होता है ये हम लोग आज समझेंगे। इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और रमन इफेक्ट भी समझेंगे। इसको रेले इफेक्ट से कैसे ये डिफरेंट है वो चीज़ भी हम समझेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम ये किस घटना पर आधारित होती है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होती है। जो कुछ भी किया गया है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किया गया है, इसमें रमन इफेक्ट। अब अगर ये प्रकीर्णन शब्द आया, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो हम थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब ये है, प्रकाश हम जानते हैं सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन उसके रास्ते में अगर तमाम तरह के आप वायुमंडल होता है, जो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, विभिन्न प्रकार के धूल के कण होते हैं, तो उनके द्वारा प्रकाश को क्या कर दिया जाता है, पहले अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद में एक विशेष रंग के प्रकाश या एक विशेष तरंग दैर्घ्य की प्रकाश के रूप में उसका उत्सर्जन किया जाता है। तो बस इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक। अब पहले रेले का समझते हैं। रेले ने क्या बताया था कि जब भी प्रकाश की किरणें सीधी चलती हैं तो रास्ते में जब धूल या जलवाष्प के कण उनके रास्ते में आते हैं तो उनसे वो जब स्कैटरिंग करती हैं तो उसको अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करने के बाद में उनका जो है पुनः उसी तरंग दैर्घ्य के रूप में उसका उत्सर्जन करती हैं। ये उन्होंने बताया था। कहा था कि जैसे आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मान लेते हैं लैम्डा है, तो उसके बाद में जो टक्कर के बाद में जैसे अणुओं के द्वारा जो आपतित प्रकाश है उसको अवशोषित कर लिया जाएगा और उसके बाद में जब उसका उत्सर्जन किया जाएगा तो उसी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश के रूप में किया जाएगा। ऐसा किसने कहा? रेले ने कहा था, ठीक है। अब जो है एक और वैज्ञानिक थे, ये भारतीय वैज्ञानिक थे हमारे, है ना, सर सीवी रमन इनका पूरा नाम होता है। तो ये जो है इन्होंने रेले ने एक चीज़ और कहा था कि जो है इनका स्पष्टीकरण था समुद्र के पानी के लिए, कि समुद्र का पानी का रंग नीला क्यों होता है। इसके विषय में उन्होंने बताया कि जो आकाश से आने वाली सूर्य से या आकाश से आने वाली प्रकाश की नीले रंग की प्रकाश की किरणें होती हैं, उनका परावर्तन होता है। उन्होंने क्या कहा, रेले ने क्या कहा कि जो पानी है, पानी की सतह पर जो है उसके सतह के अणुओं के द्वारा जो नीला प्रकाश आता है उसका परावर्तन कर दिया जाता है और उसी के कारण जो है हमारी आंख पर नीले रंग का प्रकाश जाता है, जिससे हमें पानी कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। ये रेले ने बताया, ठीक। तो जब 1921 में ये रमन जो है लंदन से वापस आ रहे थे भारत, तो उन्होंने अपनी यात्रा वो पहले, अब वैसे भी उतना उस समय जो है वायुयान वगैरह उतना विकसित नहीं था, तो उससे नहीं आते थे लोग। ज़्यादातर यात्राएं कैसी होती थी? समुद्री मार्ग से होती। तो ये भी समुद्री मार्ग से आ रहे थे, तो हो सकता है संयोग से उन्होंने जो है पानी के विषय में देखा, और ये भी एक साइंटिस्ट ही थे। तो उन्होंने रेले का कुछ वो चीज़ें सोची जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों समुद्र का पानी नीला होता है अकॉर्डिंग टू रेले, ठीक है। तो वही चीज़ वो सोच रहे थे, तो वो चीज़ उनके दिमाग में बैठी नहीं, उनके कथनों को वो आत्मसात नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या किया कि जब वहाँ से घर आए तो घर आकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। और प्रयोग कैसे किया? उन्होंने लिया मोनोक्रोमेटिक लाइट। उसको मैंने यहाँ पर जो है चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, उनके नियम को समझाने की। और मोनोक्रोमेटिक लाइट ली अर्थात एक वर्णी प्रकाश लिया। एक वर्णी प्रकाश का मतलब होता है कि एक रंग का प्रकाश लिया, चाहे नीला लिया, चाहे आपका कह सकते हो लाल लिया, पीला लिया, कैसा भी लिया, लेकिन एक रंग का प्रकाश लिया। और उसको विभिन्न प्रकार के, एक ही द्रव नहीं, विभिन्न प्रकार के द्रवों से होकर के गुजारा। अब आपको पता है कि द्रव जो होता है, प्रत्येक द्रव अणुओं से छोटे छोटे मिलकर बना होता है। तो जब ये प्रकाश की किरण इस द्रव पर आपतित होती है तो ये अणुओं के द्वारा क्या कर ली जाती है, उस लाइट को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, उसके बाद में उसका उत्सर्जन किया जाता है। तो उत्सर्जन जब करते हैं तो वो अलग अलग तरह की प्रकाश की किरणों के तरंग दैर्घ्य के रूप में उसका उत्सर्जन करते हैं। तो इन्होंने देखा कि जब प्रकाश की किरण हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया था, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की खासियत क्या होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य एक ही होती है, उसकी आवृत्ति भी एक ही होती है। मतलब ऐसा नहीं, जैसे अगर हम कह देते हैं कि श्वेत प्रकाश कह देते हैं, तो श्वेत प्रकाश में कई रंग का प्रकाश का मिश्रण होता है और हर रंग के प्रकाश का जो है अलग अलग तरंग दैर्घ्य, अलग अलग आवृत्ति होती है, समझ रहे हो। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिया कि पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया है, जिससे उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दोनों क्या रहे, सेम रहे। जब उसको इस द्रव आपका क्या है, यहाँ पे बेंजीन लिया गया है, जब इस पर आपतित करवाया गया, तो जब यहाँ से
मतलब अपवर्तन के बाद में जो है प्रकाश की किरणें निकली, यहाँ पर अवशोषित कर ली गई अणुओं के द्वारा, और उसके बाद में जब उसका उत्सर्जन किया गया तो देखा गया, और उत्सर्जन के बाद में यहाँ पर फोटोग्राफी स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा यहाँ पर फोटोग्राफ लिया गया, और फोटोग्राफ में देखा गया कि यार बहुत सारी जो है स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं ना, बहुत सारा स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं, और उनमें जब उसका अध्ययन किया गया तो ये निम्नलिखित उन्होंने निष्कर्ष निकाले। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कहा कि जो रेले का नियम था, रेले ने क्या कहा था कि जो आपतित होगी प्रकाश की किरण, अपवर्तन के बाद में उसकी तरंग दैर्घ्य भी बराबर होगी, मतलब पहले आपतित प्रकाश की किरण और अपवर्तित प्रकाश की किरण दोनों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने देखा तो देखा कि कुछ ऐसी प्रकाश की किरणें प्राप्त हो रही हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य जो है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अधिक है, कुछ की आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बराबर है, और कुछ की आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखी, अर्थात आवृत्ति अधिक थी, आवृत्ति कम थी, आवृत्ति बराबर थी। ठीक, तो इसके आधार पर जो है उन्होंने क्या कहा कि जो आपतित प्रकाश होता है उसको वो अपवर्तन के बाद में एक ही प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नहीं प्राप्त होती है, वो अलग अलग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एक इस तरह से प्राप्त होती है। अब देखो, मान लेते हैं कि हमारी जो आपतित प्रकाश थी उसकी तरंग दैर्घ्य हमने आवृत्ति हमने क्या कहा है, न्यू कहा है। ठीक, और जो इसमें कमी या वृद्धि हो रही है, आवृत्ति में कमी या वृद्धि हो रही, कुछ की आवृत्ति कम हो जाएगी, कुछ की आवृत्ति अधिक हो जाएगी, कुछ की आवृत्ति आपतित प्रकाश के बराबर होगी, तो जो कमी वृद्धि हो रही है उसको हमने क्या कह दिया है, न्यू1 मान लिया है, न्यू1 कह दिया है। ठीक है, तो अब जब वृद्धि हो जाएगी, आवृत्ति वृद्धि हो जाएगी, तो तरंग दैर्घ्य आपका कम हो जाएगा। आप देखिए ये हो जाएगा न्यू प्लस न्यू1, और ये आपका न्यू हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ न्यू माइनस न्यू1, कुछ इस तरह से। बात समझ रहे हो भैया? तो अब इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा, इसके लिए जो लेमडा हो जाएगा वो घट जाएगा, इसके लिए लेमडा बराबर हो जाएगा, और इसके लिए लेमडा जो है आपका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि ये रिलेशन हम जानते हैं, बी बराबर एन लेमडा जो होता है, यहाँ पे जो बी बराबर एन लेमडा होता है, यहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से जो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में मतलब उनकी जो आवृत्ति थी, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति से जो है अधिक थी, आवृत्ति अधिक थी, उनको क्या कहा गया, एंटी स्टोक रेखाएं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह प्रकाश की किरणें जो अपवर्तन के बाद में जो हमको प्राप्त हुई, उनकी तरंग दैर्घ्य अगर कम थी तो उनको एंटी स्टोक रेखाएं कहा गया, और स्टोक रेखाएं वह उन रेखाओं को कहा गया कि जो जिनकी तरंग दैर्घ्य जो क्या थी, जिनकी तरंग दैर्घ्य अधिक थी। ठीक है, तरंग दैर्घ्य अधिक थी अर्थात आवृत्ति कम थी अपवर्तन के बाद, तो इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया आपका स्टोक रेखाएं, इसको कहा गया रेले रेखा, और इसको कहा गया एंटी स्टोक रेखा, और इन्हीं लोगों को संयुक्त रूप से रमन रेखा भी कहा गया। बात समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी घटना जो थी रमन प्रभाव थी। ये जो प्रभाव था रमन प्रभाव था। रमन जी को सम्मान देने के लिए जो है उनके नाम के आधार पर इन सभी रेखाओं को संयुक्त रूप से क्या कह दिया गया, रमन रेखाएं कहा गया। ठीक है, अच्छा इसका एक चीज़ और है, सैद्धांतिक अगर व्याख्या देखो तो इसका सबसे स्पष्ट जो है एक्सप्लेनेशन क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू मिल पाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या किया गया, लाइट को एक वेव माना गया है जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, समझ रहे हो ना। वेव के रूप में हम इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर हम लाइट को अगर मानते हैं कि वो पार्टिकल नेचर है, लाइट को पार्टिकल नेचर के मानते हैं, और ये लाइट को पार्टिकल नेचर में कहाँ पर मानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में मानते हैं, तो वहाँ पर जो है कहा जाता है कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में नहीं चलता है, वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान कहा जाता है, और उनकी एनर्जी जो होती है वह एच न्यू के बराबर होती है। तो इसके आधार पर जो है यहाँ पर इसके जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसको दिया जा सकता है, यानी सैद्धांतिक व्याख्या की जा सकती है। तो कैसे बताया जा सकता है, जो भी यहाँ पर प्रकाश के ऊर्जा के बंडल या पैकेट के रूप में चलेंगे उनकी एनर्जी एच न्यू होगी, सभी की एच न्यू होती है, और जब ये आते हैं तो यहाँ पर जब टक्कर करते हैं किसी पार्टिकल से तो उसको अपनी एनर्जी कुछ दे देते हैं। ठीक है, कुछ एनर्जी अपनी उसको दे देते हैं, और या ऐसे कहें कि उसकी कुछ एनर्जी जो है कुछ कम हो जाती है। तो जब ये जब उत्सर्जित करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है, मतलब जो अपवर्तन के बाद में जब हमें फोटान प्राप्त होता है, जैसे यहाँ से अगर फोटान आपतित हुआ तो निकलेगा भी फोटान ही निकलता है,
क्योंकि आगे भी प्रकाश चलती है, आगे भी प्रकाश ही निकलता है। तो इस तरह से जो फोटान हमको यहाँ पर आपतित हुआ था वैसा ही फोटान प्राप्त हो जाता है। कब? और उसके बाद में कुछ फोटान ऐसे प्राप्त होते हैं जिनकी एनर्जी पहले से कम हो जाती है, कुछ फोटान ऐसे हमको प्राप्त होते हैं जिनकी एनर्जी पहले से अधिक हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे फोटान जिनकी एनर्जी पहले से कम हो जाती है उनको आप ऐसे कह सकते हो कि वो एंटी स्टोक रेखाएं हो जाती हैं, जिनकी अधिक हो जाती हैं वो आपका स्टोक रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है। और जो बराबर होती हैं वो रेले रेखा हो जाती है। तो सैद्धांतिक व्याख्या भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि एच न्यू अगर बराबर है तो रेले, एच न्यू अगर आपका एच न्यू अगर अधिक हो गया तो एंटी स्टोक, और एच न्यू अगर आपका कम हो गया तो स्टोक रेखाएं हो जाती हैं। ये इस तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हो। देखो, इस रही बात रमन इफेक्ट का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, बहुत सारी जगहों पर इसका ठोस के क्रिस्टल संरचना को अच्छे से समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री में जो है कोई भी हमारे जैसे प्लास्टिक वगैरह है या किसी मिश्रण का उसकी संरचना का संगठन का अध्ययन करने के लिए हम लोग रमन इफेक्ट वहाँ पर लगाते हैं। बात समझ में आया भैया?